रेशम कुछ देर तक सोचती रही और इसके बाद मुझसे बोली, तुम यहाँ आराम करो, मैं इब्तदाई मराहिल देख लेती हूँ, लेकिन खबरदार ये ना समझना कि मैं तुम्हें अपने मामलात से अलग रखना चाहती हूँ। मेरा ख्याल है कि अब मैं अगर कोशिश भी करूँ तो तुम्हें अपने किसी मसले से अलग नहीं रख सकती। समझ रहे हो ना मेरी बात? तुम जाओ रेशम, ऐसी बात मत करो, जाओ प्लीज़, मैंने कहा और वो कैबिन से बाहर निकल गई। मैं आंखें बंद करके कैबिन की लकड़ी की दीवार से टिक गया। एक लम्हे के लिए जहन के पर्दों पर फिर माजी की यादें टकराई थीं। क्या होता है इंसान भी जीने के लिए किस कदर मजबूर। मैं महसूस करता रहा कि बाहर क्या हो रहा है। लॉन्च को गालिबन किसी डेक से लगा दिया गया क्योंकि अब उसके इंजन बंद हो चुके थे और एक पुरस्कार सकूत छाया हुआ था। तब मैंने अपनी जहनी रौ को तब्दील किया। मैं एक ऐसे जजीरे पर आ गया था जो डायमंड हॉर्स कहलाता था और डायमंड हॉर्स पर स्मगलरों की जन्नत थी। दुनिया भर के खतरनाक लोग यहाँ आकर जमा होते थे। सोने का व्यापार होता था, उलटफेर होती थी। न जाने ये कारोबार किस किस तरह से पाया तक मील तक पहुँचते होंगे। इसकी अपनी एक कहानी है, अपना एक अंदाज है। मैं तो एक खामोश तमाशाई की मानिंद सिर्फ यहाँ के हालात का जायजा लूँगा और देखूंगा कि स्मगलर यहाँ किस तरह अपना काम सरंजाम देती हैं। जहाँ तक साबका ऋषि और मौजूदा रेशम नूर अली का ताल्लुक था, एक अजीबोगरीब फ़र्क दरमियान में आया था। मार्कर की मौत के बाद जो कुछ भी हुआ वो मेरे लिए बड़ा अजीबोगरीब था। हालांकि ये खूबसूरत लड़की मुझसे इजहार उल्फत कर रही थी और मैं ये बात अच्छी तरह जानता था कि अगर मैंने इस वक्त इसकी ज़रा सी भी पजीराई की तो ये मेरे गले का हार बन जाएगी। लेकिन पजीराई के बगैर चाराकार भी नहीं था। कम अज़ कम इस हद तक तो उससे गुफ्तगू करना ही थी कि वो मुझे गैरों में शुमार ना करे। हालांकि ना मुझे खतरा था और ना कोई खौफ। भला वो मेरा क्या बिगाड़ सकती थी बेचारी। हाँ, अगर मैं चाहता तो उन लोगों को नुकसान पहुंचा सकता था। चूंकि मुझे मेरी अजीबोगरीब दोस्त वो पुरस्कार हस्ती जो कुछ दे गई थी वो मेरे लिए नाकाबिल यकीन था। और ये सोचकर एक बार फिर जहन के पर्दों पर पुरानी यादें उभर आईं। वो दिन जब मैंने इस दुनिया में कदम रखा और मेरी माँ एक गरीब औरत थी और अब तो मेरे वालिदैन माजी का एक किस्सा बन गए थे जिसे सिर्फ दास्तान के तौर पर ही तस्वुर में लाया जा सकता था। जहनी रो भटक भटक कर ना जाने कहाँ जा पहुँचती थी कि अचानक ही दरवाज़ा खुला और आने वाले एक शख्स ने पुरअदब लहजे में कहा, मैडम ऋषि ने कहा है कि आप बराह करम बाहर आ जाएं, वो आपका इंतज़ार कर रही हैं। मैंने गर्दन हिलाई और कहा, ठीक है चलो। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने कैबिन से बाहर आया। मेरा रहनुमा मेरी रहनुमाई कर रहा था। थोड़ी देर के बाद हम वहाँ पहुँच गई और मैं एक सीढ़ी से गुजरने के बाद उस जजीरे पर आ गया। जजीरा बज़ाहिर वीरान लगता था, लेकिन ये बात मुझे बता दी गई थी कि वो स्मगलरों के लिए बहुत बड़ी हैसियत रखता है। बहरहाल हम जजीरे के एक मखसूस हिस्से की जानिब ऊपर की तरफ सफ़र करने लगे। मैंने भी ऊपर पहुंचकर चारों तरफ देखा और फिर ऋषि की जानिब। ऋषि ने आहिस्ता से कहा, आओ। मगर यहाँ तो लगता है कि इंसान मौजूद ही ना हो। क्या हम यहाँ तन्हा हैं रेशम? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मगर कोई नज़र नहीं आ रहा। जबकि तुमने कहा था यह स्मगलरों की जन्नत है और वो यहाँ मौजूद हुआ करती हैं। यहाँ अलग अलग डेक बने हुए हैं। हो सकता है कि मेरी इत्तलात गलत हो। कम अज़ कम ये बात तो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मार्कर इस सिलसिले में सरबराह की हैसियत रखता था और हम दोनों दूसरों के लिए काम किया करते थे। खैर आओ देखते हैं। हम अपने तौर पर अपना ही टूर कर रहे थे। खैर आओ आगे देखते हैं। मैं रेशम के साथ आगे चल पड़ा। उसने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हारा ख्याल गलत है शाहरुख। क्या मतलब? हम तन्हा नहीं हैं, मगर मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा। वो देखो। रेशम ने एक तरफ इशारा किया और मैं उसके इशारे की सिमत देखने लगा। काफ़ी फासले पर समुंदर के किनारे एक अजीमोशान जहाज़ खड़ा हुआ नजर आ रहा था और उसके अर्शे पर लोग चलते फिरते नजर आ रहे थे। मैंने गहरी सांस ली और आहिस्ता से कहा, गुड, वाकई तुम्हारा ख्याल दुरुस्त था। मैंने तुम्हें बताया था ना कि यहाँ मुख्तलिफ डेक बने हुए हैं और जजीरा भी इस कदर मुख्तसिर नहीं है, बल्कि तुम इसकी वुसअत का जायज़ा लोगे तो तुम्हें अंदाज़ा होगा कि यह कितना वसी है। यहाँ अलग अलग डेक बने हुए हैं और काले सौदागर यहाँ आकर अपना काम करते हैं। वाह, तुमने अच्छा नाम दिया इन्हें। तो जाहिर है ये बड़े बड़े लोग हुआ करते हैं और इनकी हैसियत मामूली नहीं होती। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें? बताओ। जाहिर है मैं तो हर बात जानना चाहता हूँ। मैंने उसके साथ साथ कदम ब कदम आगे बढ़ते हुए कहा, इन जहाज़ों पर जो लोग आते हैं ना, वो दुनिया के दौलतमंद तरीन लोग होते हैं। यहाँ उनकी असलियत बेशक मंजरेआम पर नहीं आती और वो अपने आप को इस तरह छुपा कर यहाँ आते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते कि जो बड़े बड़े नाम तुम अखबारात में पढ़ते हो और जो दुनिया की तकदीर बदलने वाले ऐसे ऐसे कारोबारी लोग होते हैं जिनका अपना एक अलग मुकाम होता है और दुनिया भर के अखबारात उनके बारे में ना जाने क्या क्या छापते रहती हैं। यहाँ आने वाले वही लोग होती हैं और इस जैसी लॉन्च पर हम आए हैं।
ये उनके लिए कोई हैसियत नहीं रखती। ये पूरी लॉन्चों को बाज़ औक़ात इंसानों समेत खरीद लिया करते हैं। इंसानों समेत? हाँ। तो क्या इंसान भी फ़रोख्त होते हैं? मैंने सवाल किया। वो हंस पड़ी और बोली, दुनिया में क्या चीज़ फ़रोख्त नहीं होती। वैसे एक बात बताओ ऋषि। हाँ बोलो। क्या इस सिलसिले में कुछ दिक्कतें और उलझनें भी पेश आती हैं? कैसी? फ़र्ज़ करो हम यहाँ बहुत मुख्तसर तादाद में हैं। मेरा मतलब है कि तुम जो कुछ लेकर आई हो वो एक कीमती चीज़ है, और सच्ची बात यह है कि उसके हसूल के लिए मारकर अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। तो क्या यहाँ आने वाले ये लोग इस तरह का कोई अमल नहीं कर सकते? तुम्हारा मतलब है कि फ़र्ज़ करो जैसे हम यहाँ लॉन्च से आए हैं, हमारे साथ चंद अफराद हैं और वो जहाज़ जो तुम देख रहे हो बहुत बड़ा जहाज़ है। हम ये नहीं कह सकते कि इस जहाज़ में कितने अफराद होंगे और उनके पास असलहे की कितनी तादाद होगी। वो लोग अगर चाहें तो हमें नुकसान पहुंचाकर हमसे सोना छीन सकते हैं। हाँ, क्या ऐसा नहीं हो सकता? मैंने सवाल किया। 100% हो सकता है, बल्कि कभी कभी यहाँ इस तरह के वाक़यात हो जाया करते हैं, उसने मध्यम लहजे में कहा। ऐसी सूरत में तुम लोग अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या करते हो? कुछ नहीं, वैसे तो सारी ज़िंदगी एक ख़तरा है। तुम क्या कहते हो इस बारे में? नहीं, मेरी बात छोड़ो, तुम्हारे अपने जहन में जो कुछ है सिर्फ उसके बारे में जानना चाहता हूँ, मैंने कहा। ज़िंदगी एक हादसे का ही नाम है शाहरुख। हमें हर कदम पर नए नए हंगामों से निमटना पड़ता है। बाज़ औक़ात वो नहीं होता जिसके हम आरज़ूमंद होते हैं। हर कदम पर इंसान को जिद्दोजहद करनी पड़ती है, हर तरह के ख़तरात मोल लेने पड़ते हैं, और अगर कामयाबी हासिल हो जाए तो तकदीर है, वरना नाकामी भी होती है। ये रिस्क लेना पड़ता है। अब तुम मार्कर ही को ले लो। मार्कर ने जो कुछ अपनी ज़िंदगी में किया था, तुम यकीन करो बात डबल क्रॉस की थी। डबल क्रॉस? बता चुकी हूँ तुम्हें। मार्कर मेरे बारे में कभी मुखलिस नहीं हुआ। वो ये समझता था कि मैं एक बेवकूफ़ औरत हूँ और उसके शिकंजे में जकड़ी हुई हूँ। वो जो चाहेगा करता रहेगा। उसने मुझसे ज़िंदगी भर मुख्तलिफ़ किस्म के काम लिए। ज़िंदगी भर से मेरी मुराद ये है कि जब तक उसका और मेरा साथ रहा, मैंने वही कुछ किया जो उसने चाहा। इस सिलसिले में मेरी ज़िंदगी को लातादाद ख़तरात पेश आए, लेकिन मैंने मार्कर की ख्वाहिश पर अमल किया और इसके बाद मैं मार्कर का भी जायज़ा लेती रही। इंसानी रिश्तों की बुनियाद पर अगर किसी को अपना शरीक-ए-कार बना ले और उससे मुखलिस भी हो जाए तो तुम मुझे बताओ, ये ज़्यादा बेहतर बात नहीं है? लेकिन मार्कर के बारे में कई मरतबा मैंने ये अंदाज़े लगाए कि वो मुझसे मुखलिस नहीं है। मेरा दिल चाहा कि वो मुझसे मुखलिस हो, मेरे बारे में अच्छे अंदाज से सोचे। तुम यकीन करो शाहरुख, मैंने कभी उससे इश्क नहीं किया। ये कभी नहीं सोचा मैंने कि वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले। हाँ, ये ज़रूर सोचा मैंने कि उसकी मदद से मैंने ज़िंदगी के जिस रास्ते पर कदम रखा है उसमें मुझे कामयाबी हासिल हो। कम से कम इतनी दौलत तो मुझे मिल जाए कि मैं अपने तौर पर एक अच्छी ज़िंदगी हासिल कर सकूं। कौन बुराइयों में पड़े रहकर ज़िंदगी गुजारना चाहता है? बाज़ लोग मेहनत का आगाज़ करते हैं। जब वो आगाज़ करते हैं तो उनके दिल में ये ख्याल होता है कि वो अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़रूरतें पूरी कर लें और वह मकासद हासिल कर लें जिसके वो ख्वाहिशमंद होते हैं। सब ऐसा नहीं कर पाते, और जब वो ऐसा नहीं कर पाते तो फिर उनके जहनों में फ़र्क आता जाता है। जहाँ तक कि ज़िंदगी में अगर उन्हें जुर्म का सहारा मिल जाए तो कभी कभी वो लोग जुर्म की ज़िंदगी को भी कबूल कर लेते हैं, जिसमें बज़ाहिर उनके लिए आसाइशें और आसानियाँ नज़र आती हैं। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो खुशी से जुर्म की ज़िंदगी अपनाती हैं, और मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि मुजरिम बनूं, लेकिन वक्त ने मुझे इन रास्तों पर ला खड़ा किया। मार्कर के अपने दिल में भी ये ख्वाहिश थी कि सोने की ये लॉन्च लेकर वो यहाँ आए और यहाँ स्मगलरों के हाथों सोना फ़रोख्त करे, लेकिन उसकी तकदीर में यह सब कुछ नहीं था। मुझे एक बेहतर ज़रिया मिला और उसके बाद मैंने उससे छुटकारा हासिल कर लिया, और इसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ी। अब मैं यहाँ आई हूँ। हो सकता है ये ख्याल तुम्हारे दिल में पैदा हो जाए, और हो सकता है हम दोनों अगर मुखलिस हैं तो इस सिलसिले में आगे की कार्रवाई ना कर पाएँ और उन लोगों के हत्थे चढ़ जाएं। होता है डियर, ऐसा होता है, और जो कुछ भी होता है वो वक्त के फ़ैसले होते हैं और हम उन फैसलों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर वो लोग इस लॉन्च पर कब्जा कर लें जो सामने जहाज़ पर नज़र आ रहे हैं, हो सकता है, ऐसा हो सकता है। हमने भी तो ऐसा ही किया है, वह मुस्कुरा कर बोली। वैसे इस बात को जहन में रखना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर इस वक्त, रेशम ने कहा। क्या मतलब? असल में जब यहाँ रश होता है और सौदागरों के बहुत से जहाज़ होते हैं तो हर शख्स महफूज रहता है। लोग एक दूसरे की मदद भी करते हैं। मैं सही वक्त और सही बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकती, क्योंकि जब यहाँ लॉन्च लंगर अंदाज हुई थी तो मैंने सबसे पहले यही जायज़ा लिया कि कुर्बा जवार में कितने जहाज़ मौजूद हैं। अगर तुमने गौर किया हो तो देखा होगा कि लॉन्चों के लिए यहाँ छोटे छोटे डेक बने हुए हैं। बड़े जहाज़ों के लिए ऐसी पहाड़ी कटाओं में खाड़ियाँ बनाई गई हैं जहाँ वो लंगर अंदाज होते हैं, लेकिन मुझे ये खाड़ियाँ खाली नज़र आ रही हैं। खैर छोड़ो, मेरे ख्याल में हमें अपने आप को बिला वजह परेशान नहीं करना चाहिए। जब कुछ होगा तो देखा जाएगा।
वैसे मैं ये समझती हूँ कि जब बहुत से जहाज़ यहाँ होते हैं तो माल की कीमत भी अच्छी मिलती है। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये जहाज़ जो हमें नज़र आया है, तुम्हारे ख्याल में सिर्फ यही एक जहाज़ हो सकता है? ज़रूरी नहीं है, मुमकिन है कुछ और खाड़ियों में दूसरे जहाज़ भी हों, और ये ज़रूरी है कि हम इस जहाज़ से रब्ता कायम करें, और ये भी हमारी मर्ज़ी पर मुनहसिर है। वैसे उन्हें हमारी आमद का अंदाज़ा हो गया है, और ये एक तयशुदा अमर है कि उन्होंने भी हमें देख लिया होगा। इतने फासले से भी नहीं, फासले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो लोग मामूली नहीं होते, उन्होंने तो हमें समुंदर ही में दूर से देख लिया होगा। बहरहाल देखते हैं क्या सूरत हाल रहती है। अलबत्ता एक बात मैं भी कहना चाहूँगा, हम बराह रास्त उनसे रब्ता कायम नहीं करेंगे। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि पहले हम ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ और जहाज़ हैं या नहीं। जाहिर है ये तो हम करेंगे ही। बस तो फिर ठीक है, वैसे लॉन्च में मौजूद लोगों को मुस्ताद कर दो। और हाँ, एक बात और भी बताओ। क्या? उसने मुस्कुराते हुए कहा। गालिबन इस बात से वो खुश हो रही थी कि मैं उसके कामों में पूरी दिलचस्पी ले रहा हूँ। क्या ये लोग काबिल भरोसा हैं जो इस वक्त तुम्हारे साथ लॉन्च पर मौजूद हैं? मेरे इस सवाल पर उसके चेहरे पर गहरी सोच के आसार नमूदार हो गए। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद उसने कहा, बात असल में यह है शाहरुख कि इंसान को बहुत से मामलात में एक दूसरे पर भरोसा करना ही पड़ता है। हालांकि उस भरोसे के बाज़ औक़ात क्या नताइज निकलते हैं तुम उसके बारे में कह सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। भूल जाओ इस बात को जो गुजर चुकी है। मैं इन लोगों के बारे में पूछ रहा हूँ। बज़ाहिर ये वो लोग हैं जिनके अमल को तुमने देखा, यानी ये कि इन्होंने मेरी मदद करते हुए मार्कर और उसके साथियों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इनमें से कोई लीडर बनकर हमारे खिलाफ भी ये सोच सकता है और ऐसी कोशिश कर सकता है। ये खतरात तो मोल लेना ही पड़ते हैं, बस तकदीर जिसका भी साथ दे जाए। मैंने पुरख्याल लहजे में कहा। इसके बाद उसके साथ रास्ता बदलकर आगे बढ़ने लगा। मैंने जानबूझकर उस तरफ का रुख नहीं किया जिधर वो बड़ा जहाज लंगर अंदाज था, बल्कि मैं इस जजीरे का जायजा ले लेना चाहता था, इसके बारे में मालूमात हासिल करना चाहता था। अंदाज़ा ये हो रहा था कि आम हालात में यह जजीरा बिल्कुल गैर आबाद रहता है। मेरे सवाल पर रेशम ने मुझे बताया, जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूँ कि यह किसी हुकूमत, किसी मुल्क के कंट्रोल में नहीं है। ना यहाँ कोई मुस्तकिल आबादी है और ना कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ स्मगलरों के लिए आसाइशों का बंदोबस्त करती। स्मगलर ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि इस वीरान जजीरे पर पहुंचकर उन्हें हर तरह के मसाइल का सामना खुद ही करना पड़ेगा। चुनाचे ज़्यादातर लोग यहाँ तैयार होकर आते हैं। यहाँ खाने पीने की अजनास या दूसरी बहुत सी अशिया की खरीदो फरोख्त नहीं होती। ये अलग बात है कि किसी को हादसाती तौर पर किसी शय की ज़रूरत पेश आ जाए और वो उसकी मदद करना चाहे तो मदद कर सकता है, या किसी चीज़ के एवज़ कोई और चीज़ फ़रोख्त कर दी जाती है, वरना आम तौर से आने वाले अपने काम खुद किया करते हैं। अब जैसे इस लॉन्च की बात ले लो जिसमें हम आए हैं, हमें अगर यहाँ 2 महीने भी काम करना पड़े तो किसी भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पेश आएगी जो हमारे पास मौजूद ना हो। और फिर हमें तो इससे और भी ज़्यादा अशिया का सहारा हासिल है, क्योंकि जो इंतज़ाम इस लॉन्च पर किया गया था वो ज़्यादा अफराद के लिए था, जबकि अब उसमें कम अफराद रह गए हैं। क्या मार्कर का कोई ऐसा शनासा ना होगा जो मार्कर के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करे? मेरा ख्याल है नहीं, और अगर होगा भी तो कम अज़ कम वो मुझसे बाज पुरस नहीं करेगा। मैं जहाँ तक मालूमात हासिल कर सकता था करता रहा, और उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता एक लंबा चक्कर काट कर वापस अपनी लॉन्च के करीब पहुँच गई। वहाँ लोग साहिल पर ही मौजूद थे और जगह जगह आग रोशन कर ली गई थी। खाने पीने का बंदोबस्त हो रहा था। कुछ लोग मछली का शिकार कर रहे थे। बज़ाहिर उनके अंदाज से ऐसा महसूस नहीं होता था जैसे वो हमारे खिलाफ कोई काम करने का इरादा रखते हों, बल्कि सारे के सारे हमारे लिए मुस्ताद नज़र आ रहे थे। खासा वक्त गुजर गया और उसके बाद खाने पीने का दौर चला। ताज़ा शिकार की हुई मछलियाँ भून कर हमारे सामने पेश की गईं और हमने ये उम्दा खुराक बड़ी खुशदिली से खाई। फिर आहिस्ता आहिस्ता शाम हो गई। दूर से नज़र आने वाले जहाज़ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन रेशम ने अपने साथियों को चौकस करते हुए कहा, सारी रात लॉन्च पर गुजारी जाए और 3-3 अफराद इंतहाई मुस्तादी से रात भर पहरा देंगे। उनमें से एक की तवज्जो समुंदर पर रहेगी और बाकी 2 खुश्की का जायजा लेंगे। पहरा बदलते रहना। आप फिक्र न करें मैडम, हम और भी बहुत से इंतजामात कर चुके हैं। मसलन क्या, हमने यहाँ बारूदी सुरंगों का भी इंतज़ाम कर लिया है। अगर ज़्यादा अफराद ने हमारे साथ कोई गलत हरकत करने की कोशिश की तो उन्हें बहुत शदीद जानी नुकसान उठाना पड़ेगा। वेरी गुड, रेशम ने मुझे बगौर देखते हुए कहा और मैं भी मुस्कुरा दिया। बहरहाल ये उन लोगों का मुस्तकिल काम था और वो इसके बारे में मुझसे 1000 दर्जे बेहतर जान सकते थे। रात गुजर गई और रेशम ने एक पुरसुकून रात गुजारी। मैं इस औरत की कुव्वत एसाब पर हैरान भी था, क्योंकि इन संगीन हालात के बावजूद वो एसाबी तौर पर मुझे खासी मजबूत नजर आती थी। फिर दूसरे दिन हम मछलियों का ही नाश्ता करने लगे। उस वक्त ये समुद्री मछलियाँ बड़ी लजीज ग़िज़ा महसूस हो रही थीं।
क्योंकि पहली बात तो ये कि ताज़ा थी और दूसरी बात ये कि थी भी कुछ ज़्यादा ही लजीज। नाश्ते के बाद हम लॉन्च पर आ खड़े हुए। फिर अचानक हमने एक छोटी सी कश्ती को देखा जो हमारी तरफ आ रही थी। रेशम उसे देखकर संभल गई। मैंने आहिस्ता से कहा, कौन लोग हो सकते हैं वो? 100% उस जहाज से आने वाले जिसे हम देख चुके हैं, रेशम ने जवाब दिया। वैसे रेशम, क्या उन्हें तुमसे कोई राब्ता कायम करना चाहिए था या फिर यह तुम्हारी जिम्मेदारी थी? नहीं, जिम्मेदारी किसी की भी नहीं। कोई किसी से शनासाई हासिल करना चाहे तो उसे किसी वक्त का सामना नहीं करना पड़ता। वो लोग इधर आ रहे हैं यकीनी तौर पर हमारे बारे में मालूमात हासिल करने के लिए। ये अलग बात है कि उनका रवैया हमारे और उनके दरमियान ये फैसला करेगा कि हमारे दोस्त हैं या दुश्मन। आने वाली छोटी मोटर लॉन्च थी और उस मोटर लॉन्च में 2 अफराद खड़े हुए नजर आ रहे थे। उनके हाथों में दूरबीनें थीं। हमने गौर किया तो कुछ और अफराद भी नजर आए जो बैठे हुए थे। कश्ती एक लंबा चक्कर काटकर लॉन्च की जानिब आ रही थी। अचानक ही रेशम के मुंह से आवाज़ निकली, डियर शाहरुख। उसने मुझे मुखातिब किया। मैंने चौंक कर उसे देखा तो वो बोली, एक थोड़ी सी गड़बड़ है जिसे मैंने अचानक ही महसूस किया है। क्या? मैंने सवाल किया। असूली तौर पर अगर ये लोग हमसे मिलना चाहते थे तो इन्हें खुशकी के रास्ते आना चाहिए। मेरा ख्याल है जिस जगह इनका जहाज़ मौजूद है, अगर वहाँ से वो खुशकी का रास्ता इख्तियार करते तो इनको खासा लंबा सफ़र तय करना पड़ता। इन्होंने शायद समुद्री रास्ते को इसीलिए इख्तियार किया है कि इन्हें पैदल न चलना पड़े और कश्ती के रास्ते वो लॉन्च तक पहुँच सकें। हाँ, बज़ाहिर तो ये सोचा जा सकता है, लेकिन एक और वजह भी हो सकती है इसकी। क्या? अगर वो हमारी लॉन्च तक आते हैं तो हमें उन्हें लॉन्च पर ही खुशामदीद कहना पड़ेगा और इस तरह वो जान जाएंगे कि लॉन्च पर कितने अफराद मौजूद हैं और हमारे पास क्या ज़राए हैं कि अगर वो हम पर हमला कर दें तो हम उनसे मुकाबला कर सकेंगे या नहीं। मैंने हैरानी से रेशम को देखा और दिल में सोचा कि ज़हीन औरत है, जाहिर है जिस कारोबार से ताल्लुक़ रखती है उसमें जहानत का दखल तो होगा। मैंने फ़ौरन ही कहा, अगर तुम्हारे दिल में ये ख्याल है रेशम, तो क्या ज़रूरी है कि हम लॉन्च पर इनका इस्तकबाल करें? बिल्कुल, मैं भी यही सोच रही हूँ। बेहतर ये होगा कि हम खुशकी पर चलते हैं और अगर इनका रुख हमारी जानिब हुआ तो हम इन्हें इशारे से एक दूसरे डेक पर बुलाएं जहां हम मौजूद होंगे। वेरी गुड, आओ। मैं और रेशम जल्दी से नीचे उतरे। रेशम ने अपने साथ ऐसी अशिया ले ली थी जिसे लोगों को मुखातिब किया जा सकता था। हम खासा फासला तय करने के बाद उस दूसरे डेक पर पहुंच गए और कुछ लम्हों के बाद हमने अंदाज़ा लगा लिया कि वो कश्ती जो दूर से आ रही थी उसका रुख हमारी ही मोटर लॉन्च की जानिब है। चुनाचे ऋषि ने अपना एक हाथ ऊपर करके चौड़ी नाल वाले पिस्तौल से 2 फायर किए। हालांकि दिन की रोशनी थी, लेकिन सब्ज रंग के गुबार ने कश्ती वालों को अपनी जानिब मुतवज्जा किया। यह चमकता हुआ गुबार किसी खास किस्म की रोशनी से बनाया गया था, क्योंकि वो देर तक फिजा में रोशन रहा और दिन की रोशनी के बावजूद उसके सब्ज रंग को दूर से देखा जा सकता था जो चमक रहा था। और ये एक बेहतर अमल हुआ, चूंकि चंद लम्हात के बाद दूर से आने वाली कश्ती का रुख तब्दील हो गया और इस डेक की जानिब आ रही थी जहां से उसे मुखातिब किया गया था। फिर कुछ वक्त के बाद वो डेक से आ लगी और मैं और ऋषि उसे देखते रहे। कश्ती का इंजन बंद कर दिया गया और फिर 2 अफराद उन सीढ़ियों पर उतर आए जो पानी में डूबी हुई थीं और जिन पर लगी हुई काई पर संभल कर चढ़ना पड़ता था क्योंकि उस पर बेपनाह फिसलन थी। इस बात का अंदाज़ा यहाँ आने वालों को बखूबी होता था, क्योंकि वो 2 अफराद जो उन सीढ़ियों के जरिए ऊपर आ रहे थे उनके हाथों में सफ़ेद रंग की लोहे की नोकदार छड़ियाँ थीं जिन्हें लगाकर वो एक एक कदम तय कर रहे थे और अपना पूरा वजन संभाले हुए थे। मैं इस दिलचस्प और नई सूरत हाल को देखने लगा। जिंदगी में लातादाद तजुर्बात हुए थे और उन तजुर्बात में ये भी एक दिलचस्प इजाफा था। इस वक्त किसी और ख्याल को जहन में जगह नहीं दे सकता था, वरना रह रहकर जब रजब अली याद आ रहा था, जो अगर मेरे पास होता तो ना जाने हमें कितनी दिलचस्पियों का सामना करना पड़ता। वो दोनों आगे बढ़ते हुए हमारे करीब पहुंच गई, इंतहाई खूबसूरत लिबास पहने हुए, लेकिन चेहरे से अंदाज़ा होता था कि लिबास पहनने का मतलब ये नहीं होता कि आदमी के चेहरे पर भी शराफत नजर आए, लेकिन उनके अंदाज में एक कारोबारी मुस्कुराहट थी। करीब पहुंचने के बाद उनमें से एक ने कहा, हेलो, मेरा नाम बेलिक्सन है और मैं सिगारू का नुमाइंदा हूँ। और सिगारू वो जहाज़ है जो इस वक्त थोड़े फासले पर लंगर अंदाज है और उस जहाज़ के मालिक मिस्टर मैक्लेरेंस वैंडम हैं। और अगर आप लोग मैक्लेरेंस वैंडम के नाम से वाकफियत नहीं रखते तो फिर यही कहा जा सकता है कि या तो आप इस दुनिया में अजनबी हैं या फिर आपने बहुत कम इस तरफ का रुख किया है, क्योंकि मिस्टर मैक्लेरेंस वैंडम वो आदमी है जो यहाँ डायमंड हाउस पर सबसे बड़ी और सबसे ईमानदाराना खरीदारी करती हैं। आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरा नाम ऋषि ग्राहम है और ये मेरे साथी शाहरुख हैं। हेलो, आने वालों ने गर्दनें खम करते हुए कहा। फिर बेलिक्सन बोला, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा नाम बेलिक्सन है और ये मेरा असिस्टेंट जिसके तारुफ की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपसे ये सवाल कर सकता हूँ मैडम कि क्या लॉन्च की तरफ से गुफ्तगू करने वालों में आप लोग सरे फहरिस्त हैं? हाँ, मुझे इसका इख्तियार हासिल है, रेशम ने जवाब दिया।
बेहतर, लेकिन आप यकीनी तौर पर यह भी जानती होंगी कि इस जजीरे पर आने का मतलब क्या होता है। आप कोई तफरीही सफ़र करके यहाँ तक पहुँची हैं, या जैसा कि यहाँ आने वाले अपने जहनों में एक मकसद रखते हैं? माफ़ कीजिएगा, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमारे इब्तदाई तारुफ इसी अंदाज में होता है। नहीं मिस्टर बेलिक्सन, ये तफरीही सफ़र नहीं है। वेरी गुड। वैसे हम आपको ये बताएं कि हम इस वक्त बड़े मायूस थे और मिस्टर मैक्लेनस ने तो इस बात का ऐलान कर दिया था कि उन्हें गलत मशवरा दिया गया है। ये मौसम माल लेकर आने वालों का मौसम नहीं होता, जबकि एक तजुर्बे की बात है मिस ऋषि कि यहाँ आने वाले किसी भी मौसम में आ सकते हैं। मैंने कोई बड़ी बात तो नहीं कही। असल में बात यह है कि मिस्टर मैक्लेनस की जानिब से नुमाइंदगी का हक मुझे भी हासिल है। मैंने मिस्टर मैक्लेनस से कहा था कि जिस तरह हम माल की खरीदारी के लिए ज़रूरतमंद हैं और डायमंड हॉर्स पर जाने का इरादा रखते हैं, उसी तरह माल की फ़रोख्त का कोई ज़रूरतमंद भी इस तरफ आ सकता है। वैसे तो हम लोग बड़ी मायूसी का शिकार थे, लेकिन आपको देखने के बाद कुछ उम्मीद बंदी है। तो सबसे पहले आप हमें ये खुशखबरी सुनाई कि क्या आप वही हैं जिनका हम इंतज़ार कर रहे थे? मेरा मतलब है कि सौदागर। आपका ख्याल दुरुस्त है, ऋषि ने जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद ज़रूरी है कि आप हमारे साथ लंच कीजिए ताकि मिस्टर मैक्लेनस से आपकी बराह रास्त मुलाकात हो जाए। मिस्टर मैक्लेनस की तरफ से क्या हदायत है आपको? यही कि थोड़ी सी मालूमात के बाद आपको मिस्टर मैक्लेनस से मुलाकात की दावत दी जाए। बड़ी खुशी हुई। वैसे एक बात मैं आपसे अर्ज़ करूं कि मिस्टर मैक्लेनस वैंडम का नाम मेरे लिए अजनबी नहीं है, और मैं ये बात जानती हूं कि रेड सी में एक बार खरीदारी में मिस्टर मैक्लेनस के साथ एक अहम वाक़या हो गया था। वेरी गुड, ये जानकर खुशी हुई कि आप इस फील्ड से बहुत ज़्यादा वाकफियत रखती हैं। ठीक है, तो फिर क्या आप दोपहर का खाना हमारे साथ खाना पसंद करेंगी? हाँ, मैं इसमें कोई हर्ज नहीं समझती, उसने जवाब दिया। तो अगर हमें इस सिलसिले में थोड़ी सी मालूमात हासिल हो जाएं तो बेहतर रहेगा, ताकि जब मिस्टर मैक्लेनस से आपकी मुलाकात हो तो बाकी गुफ्तगू आराम से हो जाए। मैं इसमें कोई हर्ज नहीं समझती। तो इसके लिए आप बराह करम हमें अपनी लॉन्च पर ले जाइए ताकि हम माल देख लें। उसके इस सवाल पर रेशम के चेहरे पर चंद लम्हे के लिए अजीब तासुरात फैल गए। मैं भी सूरत हाल को समझ रहा था। ये एक संगीन मसला था और बात वही हो जाती थी जिससे बचने के लिए रेशम ने यहाँ इस डेक पर आना पसंद किया। चुनाचे चंद लम्हे सोचने के बाद उसने कहा, क्या ये बेहतर नहीं होगा मिस्टर बेलिक्सन के माल की तफसील मैं आपको बता दूं? आप जब बाद में मेरे माल का सौदा करें तो मुकम्मल तौर पर चेक करने के बाद उसे अपनी तहवील में लें। क्या ये मुमकिन नहीं है कि आप उस माल का जायज़ा लेने का मौका दें? सॉरी, ये मुमकिन नहीं है। रेशम ने अचानक ही खुश्क रवैया इख्तियार कर लिया। बेलिक्सन कुछ लम्हे सोचता रहा, फिर उसने कहा, वैसे इस बात को अजीब महसूस किया जाता है क्योंकि यहाँ डायमंड हॉर्स पर आज तक कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं बना जिससे ये अंदाज़ा हो कि यहाँ कभी कोई गलत काम नहीं हुआ, और ये कि डायमंड हॉर्स के कानून में किसी भी गलत कदम उठाने वाले को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, और जो लोग ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं उनसे दुनिया भर में कारोबारी ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए जाते हैं। ये बात मैं जानती हूँ, लेकिन आपके लिए यही मुनासिब रहेगा कि पहले आप मुझसे सौदा कर लीजिए। माल की तफसील तुम्हें बता दूंगी। अब पहली बार मैंने अपनी ज़ुबान खोली और आहिस्ता से कहा, मेरा ख्याल है कि आप गलत कर रही हैं मैडम। जब जजीरे डायमंड हॉर्स का ये कानून है कि यहाँ आने वालों को माल के ख़रीदार अहमियत देते हैं और उन्हें एक बाइज़्ज़त शख्स समझते हैं, तो आप मिस्टर बेलिक्सन को लॉन्च पर ले जाने से मना करके एक गैर असूली अमल कर रही हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। मेरे इन अल्फाज पर रेशम ने चौंक कर मुझे देखा, फिर आहिस्ता से बोली, अगर आप इस बात से इत्तफाक करते हैं मिस्टर रुख तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। रेशम ने एक तरह से बड़े एतमाद का इजहार किया मुझ पर, लेकिन उस वक्त मैंने भी ये अल्फाज बेमकसद नहीं कहे थे। मैं सूरत हाल का बखूबी अंदाज़ा लगा रहा था, और उस शख्स का भी जो इस सिलसिले में गुफ्तगू कर रहा था। मेरे इन अल्फाज के बाद रेशम ने उस शख्स को खुद लॉन्च पर चलने की दावत दे दी और हम लोग यहाँ से पैदल ही चल पड़े। बेलिक्सन के बारे में मैं अंदाज़ा लगा चुका था कि वो इंतहाई ताकतवर आदमी है। उसका बदन ठोस, कद लंबा और चाल फुर्तीली थी, और उसकी एक मखसूस रंग की बदनुमा आंखों में बड़ी चालाकी की कैफियत थी। वह कुर्ब जवार का भी जायज़ा लेता जा रहा था, और थोड़े ही वक्त के बाद हम बेलिक्सन को उसके साथी के हमरा लॉन्च पर ले आए। बहरहाल बेलिक्सन लॉन्च पर उतर गया और गहरी निगाहों से हर चीज़ का जायज़ा लेने लगा। फिर वो आहिस्ता से बोला, आइए फिर हम ज़रा माल की तफसील जान लें, आइए, रेशम ने कहा। उसने एक निगाह मेरी जानिब देखा और मेरे चेहरे की पुरसुकून कैफियत से यह अंदाज़ा लगा लिया कि जो कुछ हो रहा है मैं उसे गैर मुतमईन नहीं हूँ। चुनाचे पहली बार मैं लॉन्च के उस हिस्से में पहुँचा जहाँ वो तमाम चीज़ें मौजूद थीं जो फसाद की जड़ थीं और जिनकी वजह से कई अफराद ज़िंदगी से महरूम हो चुके थे। ये पीली चमकदार धात इंसानों के लिए हमेशा मौत का ही बायस बनी रही है। आखिरकार हम उस हिस्से में पहुँच गए जहाँ पैकेट रखे हुए थे और उन पैकेटों में लातादाद कीमती अशिया भरी हुई थीं।
बात सिर्फ सोने ही की नहीं थी, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक आलात और ऐसी ही दूसरी कीमती अशिया भी थीं। वो उसका जायजा लेने लगे। इसके साथ ही रेशम ने उन्हें उनके बारे में तफसील भी बताई और क्वालिटी के बारे में भी मिस्टर बेलिक्सन को तफसील बताई गई। मिस्टर बेलिक्सन ने तारीफी लहजे में कहा, वाकई हैरत की बात है, आप लोग बहुत उम्दा माल लेकर आए हैं। अब आप ये बताइए कि इस सिलसिले में क्या असूलों के मुताबिक एक तरह से तमाम माल की मजमूई रकम का तयन किया जा सकता है? इसके लिए मेरी मतलूबा रकम ये है। और रेशम ने कागज़ पर रकम लिखकर बेलिक्सन को दिखाई और वह उसे पढ़ने लगा। फिर बोला, आप कैसी बातें कर रही हैं? ये तो इस माल की बहुत ज़्यादा कीमत है। नहीं, मैं समझती हूँ कि हमारे अपने असूलों के मुताबिक इसकी यही कीमत बनती है। अपने असूलों से आपका क्या मतलब है मैडम ऋषि? बेलिक्सन ने सवाल किया। यानी ये कि असल रकम से आधी रकम, ख़ास तौर पर जो इस जजीरे पर लाकर फ़रोख्त की जाए। आप ये ना समझें कि मैं यहाँ की पहली सौदागर हूँ, लेकिन आपने ये रकम आधी से बहुत ज़्यादा बताई है। आप क्या चाहते हैं? रेशम ने सवाल किया। मैं इसको मज़ीद आधी करना चाहता हूँ। जवाब में रेशम हंसने लगी। फिर उसने कहा, गालिबन आप बहुत मुख्तलिफ सौदागर हैं, वरना कीमतें अगर घटाई भी जाती हैं तो उनका एक हिसाब भी रखा जाता है। आपने तो बहुत ही अजीब सी बात कही है। तो आप क्या कहती हैं इस सिलसिले में? नहीं, बेहतर होगा कि हम कुछ वक्त इंतज़ार कर लें, या फिर ये कोशिश करें कि दूसरे किसी जहाज़ से हमारा सौदा हो सके। यही तो हैरानी की बात है कि इस वक्त यहाँ और कोई मौजूद नहीं है। अगर ऐसी ही सूरत हाल रही तो फिर हम ये माल लेकर वापस चले जाएंगे। ये असूल के खिलाफ बात नहीं होगी। ये असूल के खिलाफ बात नहीं होगी। यह भी असूल के खिलाफ है कि मौके से फ़ायदा उठाया जाए। तो फिर आप यूँ कीजिए कि मिस्टर मैक्लारन से बराह रास्त गुफ्तगू कर लीजिए। मैं तो आपको पहले भी पेशकश कर चुका हूँ। ठीक है, आप उन्हें मेरा पैगाम पहुँचा दीजिए कि मैं उनसे मुलाकात करने की ख्वाहिशमंद हूँ, लेकिन सेगारू पर नहीं। क्या मतलब? सेगारू पर मेरा पहुंचना मुमकिन नहीं है। हाँ, अगर मिस्टर मैक्लारन्स मेरे साथ चाय पीना पसंद करें तो मुझे खुशी होगी, और अगर ऐसा मुमकिन ना हुआ तो हम खुले समुंदर में किसी और जहाज़ की आमद का इंतज़ार करेंगे, और फिर वो सौदा भी ना हो सका तो इस बारे में कुछ और सोचेंगे। जैसा आप पसंद करें। चूँकि मैं तो कासिद हूँ और मेरा काम तो पैगाम रसानी है, इसलिए आपका यह पैगाम मैं मिस्टर मैक्लारन्स को पहुँचा दूँगा। लेकिन मिस्टर मैक्लारन्स ज़रा मुख्तलिफ तबीयत के मालिक हैं। क्या मतलब? जो रकम मैंने लगाई है वो मुनासिब है, और अगर मिस्टर मैक्लारन्स को ये एहसास हुआ कि आपने उनकी पेशकश ठुकरा दिया तो उन्हें दुख होगा। सौदे दोनों अफराद की मर्जी से किए जाते हैं मिस्टर बेलिक्सन। किसी की राय किसी पर ठोंसी नहीं जा सकती। ओके, ठीक है। और इसके बाद वो दोनों हमारी लॉन्च से उतर गए और हम उन्हें वापस उनकी लॉन्च तक पहुंचाने आ गए। कुछ देर के बाद उनकी लॉन्च स्टार्ट होकर वापस चली गई और हम उसी डेक पर खड़े वापस जाती हुई लॉन्च को देख रहे थे। रेशम के चेहरे पर किसी कदर परेशानी के आसार थे। जैसा कि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि बिल्कुल अपने तौर पर मैंने कभी ऐसे सौदे नहीं किए। इस सिलसिले में अगर थोड़ी बहुत मालूमात हासिल है मुझे तो सिर्फ मार्कर की वजह से, चूँकि मार्कर उन लोगों का दस्ते रास्त रह चुका है जो यहाँ आकर सौदेबाजी करते रहे हैं। वैसे तुम्हारा अपना क्या ख्याल है? फिक्र की बात नहीं है रेशम, हम देखेंगे आगे क्या होता है। रेशम खामोश हो गई। फिर इसके बाद हम मुंतज़िर रहे और बहुत वक्त गुजर गया। उस वक्त सूरज ढल गया था जब वही लॉन्च हमें दोबारा कश्ती की जानिब आती हुई नजर आई। दोपहर के खाने की दावत तो टल ही गई, हमने उसे दूर से ही देख लिया और इसके बाद इसी दौरान डेक पर उनका इस्तकबाल किया। तरीकाकार वही रखा गया और उन लोगों ने कोई एतराज़ नहीं किया। लेकिन इस बार वहाँ मौजूद अफराद की तादाद कुछ ज़्यादा थी। उनमें बेलिक्सन भी था और उसके अलावा 3 आदमी और थे जो खासे पुरवकार मालूम होते थे। फिर बेलिक्सन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम ऋषि, मिस्टर मैक्लारन्स ने आपको तलब किया है और ये खुशखबरी आपके लिए खासी बायसे मुसर्रत होगी कि उन्होंने आपका सौदा मंजूर कर लिया है। तो फिर माल तो आप देख चुके हैं, क्या आप रकम लेकर आए हैं? रेशम ने सवाल किया और बेलिक्सन के चेहरे की मुस्कुराहट सुकड़ गई। उसने सर्द लहजे में कहा, यूँ महसूस होता है मिस्टर रेशम कि आपने पहली बार ऐसे किसी सौदे की तकमील की है। ऐसा होता नहीं है। मैंने फहरिस्त और तफसीलात मिस्टर मैक्लारन्स को पहुंचा दी हैं। वो मालिक हैं और ख़रीदार भी। आपको अदायगी वही करेंगे और इसके लिए आपको वहाँ तलब किया गया है ताकि वो रकम आपको अदा कर दी जाए जो आपने तलब की है। ये वो दावतनामा है जो मिस्टर मैक्लारन्स वैंडम की तरफ से आपके लिए इशू किया गया है। उसने एक खूबसूरत कार्ड रेशम की जानिब बढ़ा दिया और रेशम ने कार्ड हाथ में लिया। फिर मेरी तरफ देखते हुए बोली, असूल असूल होते हैं, हमें वहाँ जाना चाहिए। वैसे मैंने महसूस किया है कि मिस्टर शाहरुख जो भी फैसला करते हैं वो ज़्यादा बेहतर होता है। ताहम मैं किसी मामले में कोई मदाखलत नहीं करूँगा। क्या आप लोग हमारे साथ चलना पसंद करेंगे? हाँ, क्यों नहीं। मैंने महसूस किया था कि रेशम बहुत उलझी हुई है। उसने बेशक मेरे अल्फाज पर एतमाद किया था, लेकिन गालिबन वो इस बात से खौफज़दा थी कि मैं अभी तो तन्हा ही हूँ
और हो सकता है कि हालात का रुख इस तरह हमारे हक में ना हो सके। जिस तरह मैं अपने आप से पुरएतमाद हूँ, लेकिन वो एक अच्छा दोस्त होने का मुजाहरा कर रही थी, और मैं जिस बात के लिए फैसला कुन अंदाज इख्तियार कर लेता उसको इस पर एतराज़ ना होता। हम उन्हीं की कश्ती में बैठकर चल पड़े। हमारा रुख उसी जहाज़ की जानिब था। वैसे कश्ती पर जो लोग मौजूद थे और जो बकौल रेशम उसके वफादार थे, उन्हें रेशम के किसी अमल पर कोई एतराज़ नहीं था। चुनाचे उनमें से किसी ने कोई मदाखलत नहीं की, और ना ही मैंने महसूस किया था कि उनमें से कोई रेशम से मुनहरिफ होने की हिम्मत रखता है। हमारा रुख उसी जहाज़ की जानिब था जिसे हमने देखा था। फिर काफ़ी फासला तय करने के बाद अचानक ही कश्ती का रुख तब्दील हुआ और वह उस जजीरे के दरमियान उभरी हुई एक बहुत बड़ी चट्टान की आड़ लेते हुए खुश्की की जानिब बढ़ी, और उसी डेक पर या जहाज़ के करीब जाने की बजाय उसने वहीं उस चट्टान के करीब ही रफ्तार सुस्त की। इंजन बंद हुए, और इससे पहले कि मैं और रेशम अपने साथ मौजूद लोगों से इस बारे में सवाल करें कि हमें जहाज़ पर ले जाने की बजाय यहाँ क्यों रोका गया है, अचानक ही कश्ती पर मौजूद लोगों ने अपने लिबासों से पिस्तौल निकाले और फिर उनके रुख हमारी जानिब कर दिए और हम हैरानी से उन्हें देखते रह गए। तब बेलिक्सन की गुर्राई हुई आवाज़ सुनाई दी, आप दोनों के हक में यही बेहतर होगा कि खामोशी से बगैर किसी एतराज़ के नीचे उतर आएं, वरना आप लोग यकीन करें कि आपको ज़िंदगी से महरूम कर देने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने रेशम की जानिब देखा। रेशम इस कदर कमज़ोर हिसाब की मालिक नहीं थी, लेकिन एक लम्हे के अंदर मैंने महसूस किया कि उसके चेहरे पर जर्दी फैल गई है। जाहिर है इस जगह ना तो हमारे साथ अफराद मौजूद थे और ना ही कोई ऐसी चीज़ जिससे हम किसी तौर अपना बचाव कर लेते। ऐसी सूरत में खौफजदा हो जाना इंसानी फितरत के मुताबिक था। वो खुश्क होंठों पर जुबान फेर रही थी। फिर उसने आहिस्ता से कहा, आइए आप लोग खामोशी से मेरे साथ चले आइए। जो कुछ मैंने कहा है उसमें आप किसी किस्म का मजाक तसव्वुर ना कीजिए, वरना आपकी ज़िंदगी के साथ जो मजाक होगा उस पर आप लोग हैरान रह जाएंगे। चलो, मैंने कहा, और हम दोनों पत्थर की उस चट्टान पर चढ़ गए जो कश्ती के बिल्कुल करीब थी, और इसके बाद चट्टान से नीचे उतरकर हम उन छोटे पत्थरों के दरमियान सफ़र करने लगे जो यहाँ से दूर दूर तक फैले हुए थे। वो तमाम अफराद हमारे साथ आ रहे थे और बेलिक्सन के होंठों पर एक तंजिया मुस्कुराहट फैली हुई थी। उसने अपना पिस्तौल तो जेब में रख लिया था, लेकिन उसके साथ बकिया जो अफराद थे वो खासे मुस्ताद नजर आ रहे थे, और अंदाज़ा ये हो रहा था कि अगर हम किसी किस्म का कोई अमल करें तो उसका नतीजा मुनासिब नहीं निकलेगा। वो इस कदर मुस्ताद हैं कि अपना काम बखूबी सर अंजाम दे डालेंगे। चुनाचे हम उन छोटी छोटी चट्टानों के दरमियान आगे बढ़ते रहे। आखिरकार एक जगह पहुंचकर बेलिक्सन ने दोनों हाथ बुलंद किए और हम लोग यहाँ रुक गए। गालिबन अब बेलिक्सन इससे आगे का मंसूबा हमारे आगे गोश गुजार करना चाहता था। मैं तमाम सूरत हाल का जायज़ा ले रहा था और यह अंदाज़ा लगाना मेरे लिए मुश्किल था कि बाद की सूरत हाल क्या होगी। वैसे ज़िंदगी के जिन अतवार से मैं खुद गुजर चुका था उनकी रोशनी में ये सब कुछ मेरे लिए अजनबी और नाकाबिल यकीन नहीं था, लेकिन मैं देख रहा था कि बहुत ज़्यादा चुस्त व चालाक नजर आने वाली लड़की के चेहरे पर खौफ के आसार नमूदार हो गए थे। वो अपनी तमाम तर काविशें भूल गई और उसका चेहरा खौफ से जर्द हो रहा था। उसने खुश्क होंठों पर जुबान फेरते हुए मेरी जानिब देखा तो मैंने कहा, जो कुछ मिस्टर बेलिक्सन कह रहे हैं हमें उसे इत्तफाक करना पड़ेगा। ऋषि, वेरी गुड। क्या नाम बताया तुमने इस शख्स का? शाहरुख या कुछ और? बहरहाल मिस्टर रुख, मैं तुम्हें रुख ही कहूँगा। बात सिर्फ इतनी है कि किसी किस्म की जद्दोजहद ना की जाए, वरना क्या फ़ायदा, आपके जिस्म वक्त से बहुत पहले समुंदर की मछलियों की ग़िज़ा बन जाएंगे। मैं अब इस सिलसिले में आपको अपना फ़ैसला सुना देना चाहता हूँ। हाँ ज़रूर। मैंने चारों तरफ निगाहें दौड़ाईं। छोटी छोटी चट्टानों का ये हिस्सा बड़ा अजीबोगरीब महसूस हो रहा था। मिस्टर बेलिक्सन ने कहा, तो आप यूं समझ लीजिए कि हमारे दरमियान सौदा हो चुका है मैडम ऋषि, क्योंकि आप इस सौदे की अहल नहीं हैं। लेकिन यह असूल के खिलाफ बात है, और जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है डायमंड हॉर्स पर ऐसी बेईमानी कभी नहीं हुई। इस सिलसिले में एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ मिस ऋषि, वो ये कि डायमंड हॉर्स पर जो कुछ होता है क्या वो सब कानूनी होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और वो लोग जो कानून तोड़ते हैं क्या अच्छे लोग तस्वुर किए जाते हैं? नहीं। तो फिर आप बुरे लोगों से असूल की तवक्को क्यों रख रही हैं? बेलिक्सन ने मक्कारी से कहा, और रेशम एक बार फिर खुश्क होंठों पर जुबान फेर कर मेरी तरफ देखने लगी, लेकिन मैंने अपने चेहरे को बिल्कुल बेतासुर कर लिया था। वो कहने लगी, ठीक है, अगर आप मेरे साथ यह सलूक कर रहे हैं मिस्टर बेलिक्सन, तो क्या आप आइंदा इस जजीरे पर आने का इरादा नहीं रखते? ये बड़ी मज़्ज़क़ खेज़ बात है मैडम ऋषि, लेकिन ताज्जुब है, बहुत ताज्जुब है कि आप इस कदर मासूम होने के बावजूद इतने बड़े ज़ख़ीरे पर काबू पाने में किस तरह कामयाब हो गईं, या सिर्फ चंद अफराद ने यह सारा काम इतनी उम्दगी से कैसे अंजाम दे दिया? मेरे लिए यह हैरत की बात है। इस सिलसिले में मैं आपको बता सकता हूँ मिस्टर बेलिक्सन कि कामयाबी हमेशा उसी तरह कदम चूमती है कि इंसान मौके से फ़ायदा उठाने का गुर सीख ले।
बेलिक्सन ने पहली बार चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर उसने कहा, क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? असल में वही बात होती है ना कि हर शख्स एक दूसरे को मार खाने की फिक्र में होता है। मसलन ये कि मिस रेशम के साथ एक और शख्स कारोबार करता था जिसका नाम मार्कर था। ये सोना मार्कर ने ना जाने किस तरह अपने ग्रुप से हासिल किया और इस सारे सामान को अपने कब्जे में कर लिया। उस वक्त मिस रेशम उसके साथ थी। मैं भी एक कारकुन की हैसियत से इनके हमरा काम करता था और इसके बाद मार्कर इस सामान का सौदा करने के लिए जजीरा डायमंड हॉर्स की जाने पड़ा। तो मैडम रेशम या ऋषि ने मेरे साथ मुआहिदा किया और हम लोगों ने मिलकर मार्कर को रास्ते से हटा दिया। मार्कर के रास्ते से हट जाने के बाद ये लॉन्च हमारी मलकियत बन गई और हम इसे लेकर यहाँ तक आ गए। शायद मैं सूरत हाल को समझकर मिस रेशम से राब्ता कायम रखता और सोचता कि चलो इसी तरह ही सही, कुछ हासिल तो हो रहा है। लेकिन मिस रेशम यहाँ नाकाम हो गई और ये सारा साजो सामान आपके हाथों में पहुँच गया। अब इसके बाद उसूली तौर पर मुझे आपसे ताउन करना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत मिल सकता है तो आपके ज़रिए मिल सकता है, वरना मुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए मिस रेशम, माजरत खा हूँ आपसे। अंदाज़ा ये हो रहा है कि जिस तरह आपने मिस्टर मार्कर का खेल ख़त्म किया था उसी तरह यहाँ आकर आपका खेल ख़त्म हो गया है। क्यों मिस्टर बेलिक्सन, क्या मैंने गलत कहा? बेलिक्सन ने एक ज़ोरदार कहका लगाया और रेशम का चेहरा तारीक पड़ गया। उसके मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल सका, लेकिन बेलिक्सन ने हंसते हुए कहा, तुमने अपनी दाल गलाने की एक अच्छी कोशिश की है मेरे दोस्त, लेकिन ज़रा मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम्हें ऐसी कौन सी खूबी है जिसकी बिना पर मैं तुम्हें अपने साथ शामिल करूं या कुछ देने की कोशिश करूं, जबकि सूरत हाल ये है कि मैं मिस रेशम को भी अपने रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे अंदर जो खूबियां हैं आप उनका तस्वुर भी नहीं कर सकते। क्या आप जानना चाहते हैं मिस्टर बेलिक्सन कि मेरे अंदर क्या खूबियां हैं? गोया ऐसी कोई बात है? यकीनन, मैंने कहा और अचानक ही ज़मीन पर लौट लगाकर बड़ी फुर्ती से दोनों पाँव उठाए और करीब खड़े हुए पिस्तौल बरदारों के पेटों पर इस तरह लातें मारी कि उनके हलक से दिलदोज चीखें निकल गईं। यह सारी सिचुएशन पहले ही मैंने अपने जहन में मुतय्यन कर ली थी और इसके बाद ये अमल किया। वो दोनों उलटकर औंधे मुंह नीचे गिरे और अचानक ही मैंने बकिया 2 अफराद पर भी हमला कर दिया। असल में उस वक्त तमाम तर सूरत हाल वही थी, यानी कि मैंने एक लम्हे के लिए ये तस्वुर नज़रअंदाज कर दिया कि मैं एक जिस्म का इंसान हूँ जो चतरीखा के दिए हुए तोहफे की बिना पर एक ताकतवर जिस्म है और बहुत सी चीज़ें उस पर असरअंदाज नहीं होती। लेकिन यह तयशुदा बात थी कि मैं अपनी फुर्ती और महारत से काम लेते हुए मिस्टर बेलिक्सन को खौफजदा कर सकता था और यही हुआ। उसके साथ कुल 4 अफराद थे, लेकिन एक लम्हे के अंदर मैंने उन चारों को नाकारा कर दिया। अब इस सिलसिले में कोई तकल्लुफ तो बिल्कुल बेमकसद था। पहले 2 अफराद के जिस्म के जिन नाजुक हिस्सों पर मेरी लातें पड़ी थीं वो तो उसी से ही होशो हवास से बेगाना हो गए, लेकिन दूसरे अफराद बड़ी बर्क रफ्तारी के साथ मेरी गिरफ्त में आए और मैंने उन दोनों के साथ आपस में पूरी कुव्वत से टकराए। बड़ी ज़ोरदार आवाज़ें उभरी थीं और मैंने उनके चेहरे खून से रंगीन होते देखे। अलबत्ता बेलिक्सन ने इस दौरान जहानत का मुजाहरा करते हुए आगे बढ़कर रेशम के बाल पकड़ लिए और फिर अपना पिस्तौल उसकी कनपट्टी पर रखकर बोला, खबरदार, अगर तुमने ज़रा बराबर कोई जुम्बिश की तो मैं इस लड़की को गोली मार दूंगा। मैं एकदम सीधा हो गया। भला मुझे जुम्बिश करने की क्या ज़रूरत थी? मैंने दोनों हाथ सीधे करते हुए कहा, आप बेशक इस लड़की को गोली मार दें मिस्टर बेलिक्सन, लेकिन ताज्जुब की बात है आप मुझसे क्यों खौफजदा हो गई? आपने मुझसे पूछा था कि आखिर मैं किस मर्ज़ की दुआ हूँ और आप मुझे क्यों अपने साथ शरीक करें। मैंने तो आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश की है कि मैं इस पाए का इंसान हूँ, कि आपके दरमियान अपनी जगह बना सकूँ या जिसका आप नाम लेते हैं। मिस्टर मैक्लैरेंस, मुझे अपनी खिदमत का मौका दें। कुछ हासिल करने के लिए थोड़े बहुत फ़न का मुजाहरा तो करना होता है। अब आप देख लीजिए कि मैंने आपके 4 साथी और गधे और अहमक आदमी, ये तो नहीं मिस्टर बेलिक्सन, आपको बदतमीज़ी की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जा सकती। असल में वो लोग बड़े बेवकूफ़ और अहमक होते हैं जो किसी की असल हैसियत का अंदाज़ा लगाए बगैर अपने आप को उससे बढ़तर समझ लेते हैं। आपने अपनी ज़ुबान से अगर दूसरा कोई बदतमीज़ी का लफ्ज़ निकाला तो मैं आपका हशर भी इन लोगों से मुख्तलिफ नहीं करूँगा। जहाँ तक बात इस लड़की की है तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इसने अपने साथी को कत्ल करके उस लॉन्च पर कब्जा किया है। अब आप शौक से इस लड़की को कत्ल कर दें ताकि इसके बाद उस लॉन्च का मालिक सिर्फ और सिर्फ मैं रह जाऊं। किसकी मजाल है जो मेरी मौजूदगी में इस लॉन्च के माल को हाथ भी लगा दे। और जहां तक आपका ताल्लुक है, आपने लोगों की जिंदगी मेरे हाथों ज़ाया करा दी, जबकि मुझे इसका कोई शौक नहीं था। अब आप इंसानियत और शराफत के साथ मुझसे गुफ्तगू कीजिए। अगर इन लोगों की मौत के बदले में आप इस लड़की के कत्ल के मुतमन्नी हैं तो शौक से अपना ये शौक पूरा कर लीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन इसके बाद मैं आपको एक लम्हे का मौका नहीं दूंगा कि आप फजूल बात करें, समझ रहे हैं ना आप? मैंने मिस्टर बेलिक्सन के चेहरे पर खौफ के आसार देखे और दूसरी जानिब रेशम सख्त हैरान थी। उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए अजीब सी कैफियत पैदा हुई।
लेकिन अब वो सिर्फ नफरत से मुझे देख रही थी और उसकी आंखें वो सब कह रही थीं जिसे वो शायद उस वक्त अपनी जुबान से नहीं कह सकती थी। बेलिक्सन मुसलसल उसकी कनपटी से पिस्तौल लगाए हुए था। मैंने एक बार फिर कहा, तो आप वक्त ज़ाया करने से बाज नहीं आएंगे मिस्टर बेलिक्सन? जो कुछ करना है जल्दी कीजिए। अगर आप इसे मार देंगे तो एक बात और समझ लें कि मैं खुद आपको कत्ल कर दूंगा, और इसके बाद जो कुछ भी होगा उसे आपके सर रखकर मैं खुद मिस्टर मैक्लारन से इस लॉन्च का सौदा करूंगा। बेलिक्सन दर हकीकत मेरी इन बातों से परेशान हो गया। उसने अपने साथियों को देखते हुए कहा, मगर इस बात की क्या जमानत है कि जो कुछ तुम कह रहे हो वो ठीक ही होगा? जमानत पेश करूंगा आपको, मैंने खूंखार लहजे में कहा, और बेलिक्सन की हिम्मत टूट गई। उसने अपनी दानिस्त में बड़ी फुर्ती का सबूत देते हुए रेशम को मुझ पर उछाला, और दर हकीकत रेशम को गिरने से बचाने के लिए मैंने उसे संभाला, और बेलिक्सन को इस दौरान फरार होने का मौका मिल गया। उसने एक लंबी छलांग लगाई और दौड़ता हुआ एक लम्हे में काफ़ी दूर निकल गया। लेकिन इस वक्त उसे छोड़ देने का मकसद था कि अपनी और रेशम की जिंदगी सचमुच खतरे में डाल दी जाए, क्योंकि जहाज़ के पास पहुंचकर वो मजीद इमदाद हासिल कर सकता था और मिस्टर मैक्लारन को ना जाने क्या क्या कहानियां सुना सकता था। फिर जाहिर है पूरे गिरोह या ग्रुप से निमटता तो मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैं चाहता था कि वो वहां तक ना पहुंच पाए। चुनांचे मैंने रेशम को संभाल कर उसकी जानिब छलांग लगा दी। रेशम बेख्तियार मेरे पीछे दौड़ पड़ी, लेकिन अचानक ही कुछ और अफराद सामने आ गए। ये बेलिक्सन के साथी थे। बेलिक्सन बुरी तरह शोर मचा रहा था और चीख रहा था, पकड़ो पकड़ो इसे पकड़ो, ये खतरनाक और खूनी और कातिल है, पकड़ लो इसे, मैं कहता हूँ पकड़ लो। वो सब मेरी जानिब लपके, और इसके सिवा कोई चाराकार नहीं था कि मैं उनसे जंग करने की कोशिश करूँ। सूरत हाल बिगड़ गई थी, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला और उसके बाद मैं एक खौफनाक जंग में मसरूफ़ हो गया। मार्शल आर्ट की तमाम तर सलाहियतों से लैस मैं उन लोगों से जंग कर रहा था, और मेरी जिस्मानी कुव्वत उस वक्त खुद मेरे लिए नाकाबिल यकीन बन गई। हालांकि चतरीखा ने मुझे जो जिस्मानी कुव्वत बख्शी थी उसका मुजाहरा 2-3 बार हो चुका था, लेकिन एक ऐसी चीज़ को तस्लीम कर लेना जो खुद अपने लिए नाकाबिल यकीन हो बड़ा मुश्किल काम होता है। इंसानी जिस्म का एक म्यार होता है, और मैं इंसानियत से अलग की चीज़ तो नहीं हो गया था, लेकिन उस वक्त कैफियत यह थी कि मेरा हाथ जिसके जबड़े पर पड़ रहा था उसका जबड़ा अपनी जगह छोड़ जाता था। घोंसा अगर किसी के सर पर पड़ता तो पसलियों के टूटने की आवाज़ सुनाई देती। गर्ज ये कि मुझसे लड़ने वाले चंद ही लम्हों में ज़मीन पर ढेर हो गई, और फिर अचानक ही मैंने लगातार 3 फायरों की आवाज़ सुनी। गालिबन हवाई फायर किए गए थे। जिस्मानी तौर पर उन लोगों से जंग करके मैं जीत चुका था, लेकिन ये नहीं जानता था कि अगर मुझ पर बाकायदा फायरिंग शुरू कर दी जाए तो मेरे जिस्म की क्या कैफियत होगी। मेरी निगाहें उस टीले की जानिब उठ गईं। जो शख्स वहाँ खड़ा था उसका चेहरा पुर्तगालियों जैसा था, थोड़ी दाढ़ी से साफ, लेकिन कानों से लेकर थोड़ी तक बहुत लंबी दाढ़ी, इस तरह घनी भवें, सर पर एक अजीब सी साख्त की टोपी पहने हुए था। जिस्मानी कुव्वत उसके वजूद से महसूस होती थी। जो लोग मेरे साथ शिकार हो गए थे वह ज़मीन पर पड़े हुए थे, और वो शख्स हैरान निगाहों से उन्हें और मुझे देख रहा था। इस दौरान रेशम भी दौड़ती हुई मेरे करीब पहुंच गई। हालांकि बेलिक्सन को बेवकूफ़ बनाने के लिए मैंने रेशम के बारे में जो अल्फाज कहे थे उनकी बिना पर रेशम को मुझसे बदजन हो जाना चाहिए था, लेकिन ना जाने क्यों वो मेरे करीब आकर खड़ी हो गई। और उधर बेलिक्सन अपने साथियों का हशर देखकर बुरी कैफियत का शिकार था। वो शख्स जो टीले पर खड़ा हुआ था गुर्राई हुई आवाज़ में बोला, क्या हो रहा है ये? बेलिक्सन, क्या हो रहा है ये? मिस्टर मैक्लारन, ये शख्स, सुनो, इसे लेकर जहाज़ पर आ जाओ, उस शख्स ने कहा, और टीले पर से उतरने के लिए कदम आगे बढ़ा दिए। बेलिक्सन खौफजदा निगाहों से मुझे देख रहा था। फिर उसने बड़ी आजिज़ी से मुझसे कहा, सुनो, बाकी जो कुछ है वो तो बाद की बातें हैं, तुम बराह करम मेरे साथ जहाज़ पर चलो। जवाब में मैंने कहका लगाया और फिर कहा, मिस्टर बेलिक्सन, क्या तुमने मुझे अपने बाप का मुलाजिम समझ रखा है कि मैं तुम्हारे या उस गधे के कहने पर आगे बढ़ूं और अपने आप को मुसीबत में डाल दूं? देखो, जो कुछ होगा वो बहुत ख़तरनाक है। इस वक्त मैं तुम्हें सूरत हाल समझाऊं, पूरे जजीरे पर इस वक्त हमारे सिवा कोई नहीं है। जहाज़ पर जो लोग मौजूद हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। अगर तुमने हमसे मुनहरिफ होने की कोशिश की तो मैक्लारन तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा। जजीरे पर तो तुम एक लम्हे के लिए भी जगह नहीं पा सकोगे, लेकिन अगर तुमने अपनी लॉन्च के जरिए फरार होने की कोशिश की तो जहाज़ पर ऐसी लॉन्चें मौजूद हैं जो बर्क रफ्तारी से तुम्हारा ताक़ुब करेंगी और इसके बाद तुम्हें शदीद नुकसान पहुंचा देंगी। आओ, बराह करम, ये सब भूलकर मेरे साथ आओ, और तुम जो कुछ कर चुके हो उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम सिर्फ 2 अफराद हो, जो लोग मर चुके हैं उन्हें यही रहने दो, मेरे साथ आओ, मैं रास्ते में तुमसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। एक लम्हे के लिए मुझे महसूस हुआ कि बेलिक्सन बेपनाह खौफजदा है। वो जो कुछ कर चुका है उसमें मुमकिन है मैक्लारन का कोई हाथ ना हो। उसका ख्याल होगा कि मुझे और रेशम को कत्ल करने के बाद लॉन्च पर कब्जा कर लेगा। फिर मैक्लारन से जो कुछ भी गुफ्तगू करे
और जब मैं उसके साथ आगे बढ़ा और मैंने रेशम को अपने साथ आने का इशारा किया तो चंद ही कदम चलने के बाद वो बोला, सूरत हाल इतनी बिगड़ गई है, क्या तुम इसे संभालने में मेरी मदद करोगे? क्या मतलब? मैंने ताज्जुब से पूछा। कोई ऐसा अमल, कोई ऐसी तरकीब जिससे मेरी जान बच सके। तुम मुझसे ये कह सकते हो कि इन लोगों ने तुम पर हमला किया, जबकि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। प्लीज़ मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस वक्त मेरी ज़िंदगी बचा लो। आगे चलकर जो कुछ मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ करूँ, और तुम महसूस करोगे कि। मैंने उसका चेहरा देखा, फिर हंसते हुए रेशम की तरफ देखा, फिर कहा, इस सिलसिले में यह लड़की फैसला करेगी जिसे तुमने मुझसे बदजन कर दिया है। यह लड़की सही मायनों में इस लॉन्च की मालिक है, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ हो चुकी है। सुनो लड़की, जो कुछ भी हुआ है बस समझ लो इंसानी कमजोरियों की बुनियाद पर हो गया है। मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस वक्त मुझसे ताउन करो। इसके सिले में तुम्हें यकीनी तौर पर बहुत फ़ायदे हासिल हो सकेंगे, इतने फ़ायदे कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। ये लम्हात मेरे लिए बहुत संगीन है। अगर तुम मुझे इन लम्हात से बचा लो तो मैं ना सिर्फ तुम्हारा शुक्रगुजार रहूँगा बल्कि तुम्हें इसका सिला भी देने की कोशिश करूँगा। मैंने रेशम की तरफ देखा। रेशम दर हकीकत इंतहाई ज़हीन लड़की थी। हालांकि मैंने जो कुछ किया उसके नतीजे में उसे मुझसे बदजन हो जाना चाहिए था, लेकिन यह बहुत बड़ी बात थी कि सूरत हाल को सही अंदाज में समझा और ये महसूस कर लिया कि मैं उससे गद्दारी नहीं कर रहा, बल्कि मसलहत के तहत मैंने कुछ अल्फाज कही हैं और उनसे पूरा फ़ायदा उठाया है। चुनाचे वो बड़े एतमाद के साथ बोली, मेरा ख्याल है कि सूरत हाल को समझने के लिए इस वक्त इस गधे से ताउन कर लो, बाद में हम देखेंगे कि क्या नतीजा निकलता है। खतरा तो मोल लेना ही पड़ेगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। आप बराहे करम इस वक्त मेरी जान बचा लीजिए। इसके बाद आप देखिए कि मुझ जैसा बुरा आदमी आपके लिए क्या करता है। जवाब में वो हंसने लगी, फिर बोली, ठीक है, हम अभी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहेंगे। और हम बेलिक्सन के साथ आगे बढ़ गए। थोड़ी देर के बाद हम जहाज़ के करीब पहुंच गए। इससे पहले मैक्लारेंस जहाज़ पर वापस पहुंच गया। अलबत्ता यहाँ बेलिक्सन की एक बात दुरुस्त साबित हुई। अर्शे पर लातादाद अफराद मौजूद थे और खूंखार निगाहों से हमें देख रहे थे। उनकी तादाद इतनी थी कि अगर हम बाकायदा यहाँ इन जहाज़ वालों से झगड़ा मोल ले लेते तो लाजमी अमर था कि हमारी हलाकत यकीनी हो जाती। इस वक्त बेलिक्सन की बात मान लेना ही मुनासिब साबित हुआ और हम उससे थोड़े से फासले पर ही थे। आखिरकार हम जहाज़ में पहुंच गए और उसके बाद हमें मैक्लारेंस के सामने पेश किया गया। मैक्लारेंस को मैंने और करीब से देखा। चेहरे ही से वैशी दरिंदा सिफ्त आदमी मालूम होता था। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, अचानक ही बेलिक्सन ने चीखना शुरू कर दिया, सर, यह शख्स बहुत खतरनाक है, बहुत खौफनाक है, ये बेपनाह ताकतवर भी है। आपने देखा कि इसने कितने लोगों को किस तरह कत्ल कर दिया। क्या तू पागल हो गया है बेलिक्सन? मेरे कुछ कहने से पहले ही तूने अपनी बकवास का आगाज कर दिया। मैंने तुझसे कुछ नहीं पूछा था। असल में सर, मैं आपको इससे वाकिफ कर देना चाहता हूँ। सर, ये शट अप। तुझ पर दीवानगी तारी है। मुझे ये बता कि यह सब क्या हुआ है। जितने लोग मारे गए हैं उनके मारे जाने की वजह क्या है और यह हंगामा क्यों हुआ, जबकि तू उस लॉन्च को देखकर मेरे हुक्म पर इनसे सिर्फ सौदा करने गया था। चीफ, इस शख्स ने ना जाने कैसी गुफ्तगू शुरू कर दी और हम पर हमला कर दिया। मुझे अंदाजा नहीं था कि ऐसा कोई अमल होगा। मैं हैरान रह गया था, बेलिक्सन ने कहा। मैं और रेशम बहुत गहरी निगाहों से उसका जायजा ले रहे थे। यह शख्स एक बार फिर फरेब कर रहा था और मैक्लारेंस के सामने पहुंचकर इसने एक बार फिर चौगा बदल लिया, लेकिन हमने भी अपने आप को वक्त के धारे पर छोड़ दिया। सर, आप इस शख्स को एक लम्हे के अंदर अंदर ख़त्म कर दें। मैंने लॉन्च का जायजा ले लिया है। लॉन्च पर काफ़ी मालो असबाब मौजूद है और कुर्बो जवार में और कोई नहीं है। ये बात आप जानते हैं। गुड, वेरी गुड। गोया अब ये वक्त आ गया है बेलिक्सन कि तो मुझे मशवरे देने की कोशिश करे। माल की कीमत बेपनाह है सर, और अगर आप उसे देखेंगे तो आपको खुशी होगी। ना सिर्फ गोल्ड बल्कि इलेक्ट्रॉनिक आलात और दूसरी बेशुमार अशिया। चीफ, यह समझ लीजिए कि बेलिक्सन, अब तुझे कुछ वक्त बिल्कुल खामोश रहना पड़ेगा। मैं ज़रा इनसे गुफ्तगू कर लूँ और सुन लूँ। दरमियान में बोलने की कीमत जानता है। मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि इंतहाई मक्कार और ख़तरनाक आदमी है, एक लम्हे में चौगा बदल लेने वाला। तब मैक्लारेंस ने मुझसे कहा, हाँ, अब तुम बताओ क्या हुआ। मेरी बजाय अगर आप इस लड़की से यह सवाल करें मिस्टर मैक्लारेंस तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैंने कहा, तुम आगे आओ। मैक्लारेंस रेशम से बोला और रेशम मेरी जानिब देखती हुई आगे बढ़ गई। फिर उसने कहा, यह शख्स हमारे पास पहुंचा तो हमने इसके साथ मुकम्मल ताउन किया। इसने माल देखा और हमने इसे अपनी डिमांड बता दी। हम लोगों को साथ लेकर चल पड़ा, लेकिन जनाब रास्ते में इसने बदअहदी करके हमें कत्ल करने की कोशिश की और फिर इसने अचानक ही अपना रुख तब्दील कर दिया और फिर अपने मुसल्लह साथियों की मदद से इसने हमें कत्ल करने की कोशिश की। लेकिन मेरा साथी बहुत ताकतवर है और इसने उन लोगों से मुकाबला करके उन्हें हलाक कर दिया।
असल में मिस्टर मैक्लैरेंस, ये शख्स हमें हलाक करके उस लॉन्च पर कब्जा करना चाहता था। यह झूठ बोल रही है मिस्टर मैक्लैरेंस। आप ये समझ लीजिए कि मैं भला क्या कर सकता था। बात तो ठीक है, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम इन्हें यहाँ क्यों ला रहे थे? आपसे गुफ्तगू करने के लिए चीफ, आपसे गुफ्तगू करने के लिए, बेलिक्सन ने जवाब दिया। और तुम ये कहते हो कि तुमने बहालत मजबूरी उन्हें हलाक किया? हाँ, ऐसा ही है। तो फिर अब तुम ये बताओ कि जिस शख्स ने तुम्हें धोखा दिया है, तुम उसके लिए क्या फैसला करना चाहते हो? फैसला तो आप करेंगे मिस्टर मैक्लैरेंस। हम तो डायमंड हॉर्स के उसूलों के मुताबिक लॉन्च पर माल लेकर आए हैं और सौदा करना चाहते हैं। ऐसे नहीं, इस दौरान जो हंगामा हो चुका है हमें उसे भी निगाह में रखना है। तुम ऐसा करो कि अपने बारे में खुद फैसला करो। कैसा फैसला? तुम इससे मुकाबला करो। अगर तुम इसे मार देते हो तो तुम्हारी तमाम बातें सच, और अगर ये तुम्हें कत्ल कर देता है तो जाहिर है उस लॉन्च से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। रहा लड़की का मामला, तो बहरहाल हम उसे इज्जत और एहतराम के साथ इतना कुछ दे देंगे कि उसे यहाँ आने का अफसोस ना होगा। लेकिन सर, ये तो एक जंगली जानवर है। सर, मैं प्लीज़, बेलिक्सन दहशत ज़दा लहजे में बोला। क्या तुम मुझसे मुनहरिफ होना चाहते हो बेलिक्सन? हरगिज़ नहीं, मगर बराह करम आप मेरी हालत पर गौर करें। मैं आपके साथियों में से हूँ और ये अजनबी शख्स बहुत ज़्यादा ताकतवर है। आप इसके हवाले करके मुझे ज़िंदगी से महरूम कर देना चाहते हैं। तुम इससे मुकाबला करो। अगर तुम इसे शिकस्त दे देते हो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी सब बातों को आंखें बंद करके तस्लीम कर लूँगा। लेकिन अगर इस शख्स ने तुम्हें हलाक कर दिया, और सुनो, इस बार उसने मेरी जानिब देखा, मैं एक अजीब सी कैफियत का शिकार हो गया। मैक्लैरेंस मुझसे बोला, और तुमने अगर इसके साथ कोई रियायत की तो इसे हुक्म दे दिया गया है कि तुम्हें हलाक कर दे, और उसके बाद ये सब कुछ हमारी मलकियत बन जाएगा, और ये लड़की भी। मैंने खामोशी से उसे देखा और इसके बाद आगे बढ़ आया। अजीबोगरीब ड्रामे हो रहे थे और बेलिक्सन अब खामोश हो गया। गालिबन उसे अपने मुस्तकबिल के बारे में मालूम हो गया था और वो ये समझ चुका था कि क्या होने वाला है। चुनाचे चंद ही लम्हात में आगे के मामलात का फैसला हो गया। बेलिक्सन ने उस वक्त भी गलती की थी। उसने पिस्तौल वगैरह का इस्तेमाल तो नहीं किया था, लेकिन अचानक ही एक मुड़ा हुआ खंजर अपने लिबास से निकालकर मार्शल आर्ट के एक दाव के मुताबिक मुझ पर छलांग लगा दी। लेकिन बात वही थी कि वो मेरे माजी का अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। वही क्या, ये अंदाज़ा तो रेशम को भी नहीं था कि मैं ज़िंदगी के कौन कौन से मुश्किल मरहलों से गुजर चुका हूँ और ज़िंदा रहने के लिए कौन कौन से फ़न इख्तियार करने पड़े हैं मुझे। जिन करम फरमाओं ने जो कुछ मुझे दिया है उससे मैंने कभी फ़ायदा नहीं उठाया। शबलीसियत का मसला तो बिल्कुल अलग था, लेकिन उसके बाद भी मुझे बहुत सी कुव्वतें हासिल हुईं। अगर मैं उन्हीं कुव्वतों को सही तौर से इस्तेमाल करता तो इस वक्त दुनिया के किसी भी गोशे में बैठा हुआ सुकून की सांसें ले रहा होता। लेकिन तकदीर में गर्दिश ही थी। अलबत्ता इस गर्दिश से निपटने के गुर भी आ गए थे। चुनाचे मैंने उसका खंजर वाला हाथ पकड़ा, उसे मोड़ा और फिर उसे सर से बुलंद करके जहाज पर दे मारा। अब यह उसकी बदनसीबी थी कि उसका मुड़ा हुआ हाथ खुद उसकी पुश्त में पैवस्त हो गया और खौफनाक खंजर खुद उसकी पुश्त से गुजरकर उसके सीने से बाहर निकल आया। फैसला तो हो चुका था। वो टेढ़ा हो गया और अपने खंजर वाले हाथ को अपने बदन से निकालने की कोशिश करने लगा। मैक्लैरेंस का कहकहा गूंज उठा। उसने इशारे से मुझसे कहा, अब तुम दोनों मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की हैसियत से मेरे पास आओ। जहन पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। जिंदगी में लाखों नशीब फराज देखे थे, हर बार ही नए तजुर्बे से रूशनास होना पड़ा। हम दोनों ही मैक्लैरेंस के साथ चल पड़े और इंतहाई खूबसूरत जहाज में आगे बढ़ते हुए बिलाखिर एक ऐसे शानदार कैबिन में पहुंच गए जो यकीनी तौर पर इस जहाज के मालिक का ही कैबिन हो सकता था। डायमंड हॉर्स पर यह पहला सौदागर मेरे लिए इंतहाई अजीबोगरीब हैसियत का हामिल था। इस जदीद दौर में भी जब दुनिया चांद सितारों और समुद्रों की गहराइयों के सफ़र कर रही है, एक ऐसी दुनिया भी है जहाँ एक वहशत खेज माहौल में खूंखार स्मगलर ज़माने कदीम के वैश्यों की मानंद जमा होते हैं और वहाँ की तमाम तर कार्रवाइयों उन जंगली वैश्यों की तरह ही होती हैं जो कभी ज़माने कदीम में गुलामों के सौदागर थे। बहरहाल ये कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। इंसान हर दौर में इंसानी होता है। ये अलग बात है कि तहजीब के लातादाद लिबादे उसकी असलियत को ढकते चले जाती हैं, लेकिन कहीं ये लिबादे उतरती हैं तो वो ज़माने कदीम का इंसान ही नजर आता है। हम लोग उस अजीमुशान कैबिन में आ बैठे। मेरे लिए ये बात बाइसे हैरत थी कि इतने मुश्किल हालात में आखिर ये सारे मामलात किस तरह तय होंगे। मैक्लैरेंस ने हमें बैठने की पेशकश की और ख़ुद भी हमारे सामने पहुंच गया। इस जजीरे के उसूलों के मुताबिक जब यहाँ सौदागर आते हैं और ख़रीदो फरोख्त करते हैं तो ये नहीं सोचते कि जो माल लेकर आया है वो कौन है या जो ख़रीदारी कर रहा है वो कौन है। मैं भी एक खरा और सच्चा सौदागर हूँ। अगर कोई बुरा ख्याल आया था तो उस शख्स के जहन में जिसका नाम बेलिक्सन था और उसका जो भी हशर हुआ, मैं समझता हूँ वो ज़रूरी था, क्योंकि हम बुरे लोग सबसे पहले काम ये करते हैं कि अपने असूलों में सच्चे रहते हैं
वरना हमारा काम कभी ना चल पाए। तुम समझ रहे हो ना दोस्त, और लड़की तुम भी। मैं तुमसे ये बिल्कुल नहीं पूछूंगा कि ये लॉन्च किसकी है और तुमने ये कहाँ से हासिल की। डायमंड हॉर्स के कानून के मुताबिक हर वो जहाज़ या लॉन्च जो दूसरे लोगों से खाली हो उसकी मलकियत होती है जो उस पर काबिज हो, और हम उस माल की खरीदारी के लिए यहाँ आते हैं जो किसी भी जरिए से हासिल किया गया हो। खैर, अब तुम हमें इसकी कीमत बताओ। उसका अंदाज बड़ा अजीब था। इस सिलसिले में रेशम ने तकल्लुफ से काम नहीं लिया और इसके बाद सौदेबाजी होने लगी। मैंने इस दौरान खामोशी इख्तियार किए रखी। मैक्लारेंस ने मुस्कुराते हुए कहा, लड़की, तुम काफ़ी समझदार हो और यूँ महसूस होता है जैसे बाकायदा काम करती रही हो। मुझे तुम्हारी ये पेशकश मंजूर है। तुम रकम की अदायगी किस शक्ल में चाहती हो? सर, आप किस तरह ये रकम अदा करना पसंद करेंगे? डॉलरों की शक्ल में, जो बिल्कुल असली और ईमानदारी के मुताबिक होंगे। दूसरी सूरत यह हो सकती है कि ये रकम तुम्हें हुंडी की सूरत में अदा कर दी जाए। दुनिया के जिस मुल्क में भी चाहो तुम ये रकम वसूल कर सकती हो। और इस सिलसिले में मेरी एक पेशकश है तुम्हें। वो क्या? बेहतर है ये रकम तुम हुंडी की सूरत में ही कबूल करो। तुम्हारे साथ जो अफराद होंगे वो तुम्हारे लिए ख़तरनाक हो सकते हैं, क्योंकि डॉलर जब अमली शक्ल में सामने होंगे तो उनका ख़तरा ही रहेगा तुम्हें। लेकिन जनाब, तुम्हारा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। तुम ये कह सकती हो कि वो हुंडी जाली भी हो सकती है, लेकिन क्या इससे पहले तुमने कभी मैक्लारेंस का नाम नहीं सुना? नहीं जनाब, ये बात नहीं है। तो फिर ठीक है, झगड़ों से बचने के लिए तुम यूं करो कि 40% रकम डॉलर की शक्ल में वसूल कर लो, 60% की हुंडी वसूल करो, काम हो जाएगा। जैसा आप मुनासिब समझें, रेशम ने कहा। उसका चेहरा शिद्दत हैरत से सुर्ख हो रहा था। हमने हुंडी की रकम के हसूल के लिए अपनी पसंद के एक मुल्क का नाम ले लिया और इसके बाद डॉलरों के बंडल हमें अदा कर दिए गए, और ये बंडल खुद मैक्लारेंस ने अपने आदमियों के जरिए हमारी लॉन्च पर मुंतकिल कराए, जहां मुंतजिर लोग मौजूद थे। और इसके बाद मैक्लारेंस ने हमें अलविदा कहा। लॉन्च ने साहिल छोड़ दिया। हुंडी के लिए जो ज़रूरी कार्रवाई हो सकती थी वो कर ली गई, और रेशम के चेहरे पर, बस ये समझा जाए तो गलत ना होगा कि कहकशां उतर आई। वो खुशी से पागल हुई जा रही थी, और उस पागलपन को संभालना मेरे लिए अच्छा खासा मुश्किल काम था। अलबत्ता रास्ते में सफ़र के दौरान मैं रेशम से कहा, ये जो डॉलर सूटकेसों में भरे हुए हैं इनका तिया पांचा कर दो, वरना लॉन्च पर कोई और हादसा भी हो सकता है। मैं महसूस कर रही हूँ ये बाकी अफराद जो मेरे साथी हैं उन्हें सारी सूरत हाल का इल्म नहीं है। ये इसी रकम को सब कुछ समझ रही हैं। मेरा ख्याल है कि हम बाकी रकम की बात ही नहीं करते और इस रकम को आपस में तकसीम किए लेते हैं। ये कभी मुझसे इस सूरत हाल के बारे में सवाल नहीं करेंगे। मैंने भी इस बात को तस्लीम कर लिया। वैसे कश्ती में सफ़र करने वाले लोग मेरी जिस्मानी कुव्वतों से वाकिफ़ हो गए थे और उन्हें इस बात का एहसास था कि मैं जंगो जदल में माहिर हूँ, और अगर वो कोई ऐसा वैसा अमल करते हैं तो उनके लिए शदीद नुकसान का बायस हो सकता है। चुनाचे जब रकम की तकसीम की बात आई तो उन्होंने बड़े एतमाद के साथ ये पेशकश कर दी कि ज़रूरत के मुताबिक जिस तरह चाहें रकम का बंटवारा कर लिया जाए। डॉलरों की सूरत देखकर इंसान के चेहरे पर क्या क्या कैफियत नमूदार हो जाती हैं, इसका तजुर्बा मुझे इस तकसीम के दौरान हुआ। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि ऋषि फराख दिल औरत थी। ना जाने क्यों से यकीन था कि हुंडी की वो रकम जो तय कर ली गई है उसे हर कीमत पर हासिल हो जाएगी और वो घाटे में नहीं रहेगी। उसने फराख दिली के साथ बाकी डॉलर हिसाब से उन लोगों में तकसीम कर दिए। अपना और मेरा हिस्सा भी बराबर का निकाला। गालिबन उन लोगों को इस बात का यकीन नहीं था कि इतनी बड़ी दौलत के सिलसिले में इस तरह ईमानदारी बरती जाएगी। चुनाचे उनमें से हर शख्स ही रेशम का मतवाला हो गया और उसने अपनी ज़िंदगी भी रेशम की खिदमत के लिए पेश कर दी। किसी को कोई एतराज़ नहीं हुआ और उनकी दानिश्त में बहुत बड़ी बात थी कि उन्हें बराबर का हिस्सेदार बनाया गया था, जबकि असलियत किसी के इल्म में नहीं थी। और यह भी सामने की बात थी कि जो कुछ मैक्लारेंस की जहाज़ से आया था वो किसी से पोशीदा नहीं था, सिवाय हुंडी के छोटे से कागज़ के जिस पर मैक्लारेंस ने एक रकम लिखकर उस पर अपने दस्तखत कर दिए थे, और वो कागज़ ऋषि ने अपनी ज़िंदगी की तरह छुपा कर रखा हुआ था। लॉन्च का यह सफ़र बिल आखिर ख़त्म हुआ और ऋषि ने उन साथियों को रुखसत कर दिया। उनसे कहा वो भी ज़िंदगी को ऐशो इशरत से गुजारें, और बेहतर है कि अब इस काम को तर्क कर दें जो ज़िंदगी जाने का बायस भी बन सकता है। सब कुछ अपनी जगह, लेकिन ऋषि मेरे साथ मुखलिस नजर आ रही थी। रेशम ने कहा, और इसके बाद हमें फौरी तौर पर यह जगह छोड़ देनी चाहिए शाहरुख। मैं चाहती हूँ कि हम जिंदगी के किसी और हिस्से में दाखिल हों और यह सब कुछ तुम पर मुनहसिर है। अगर तुम खुद को मेरे साथ एडजस्ट कर सको तो यकीन करो मेरी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा खुशी की बात और कोई नहीं होगी। हमारे पास बेपनाह दौलत है, हम कहीं भी अपना क़याम कर लेंगे।
और उसके बाद तुम ये समझ लो कि ये दुनिया हमारी होगी। मैं ये नहीं कहती कि तुम मेरी हर बात मान लो, लेकिन मेरी आरज़ू है कि तुम मेरे साथ रहो। इससे पहले क्या तुम्हें वो दौलत हासिल करने का शौक़ नहीं है जिसका कागज़ तुम्हारे पास मौजूद है? ना जाने क्यों मुझे ये यकीन है कि वो दौलत हमें मिल जाएगी। ठीक है, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और हम किसी न किसी मरहले पर यह फैसला करेंगे कि आगे हमारे क्या ताल्लुकात हों। वक्त गुजरता रहा। मैं हर लिहाज से ऋषि या रेशम से ताउन कर रहा था और ये बात मेरे लिए बायसे दिलचस्पी थी। जब हम उस मुल्क पहुंचे जहां के लिए मैक्लारन से बात हुई थी और हमने टेलीफोन पर उस शख्स से गुफ्तगू की जिसका हमें पता दिया गया था, तो उसने कहा, हाँ, मिस्टर मैक्लारन का टेलीफोन भी मौसूल हो चुका है और रकम का तयन भी कर दिया गया है। मैडम रेशम और मिस्टर शाहरुख, आप दोनों के नाम से अकाउंट खोल दिया जाएगा और रकम जिस बैंक में जिस शक्ल में भी आप चाहेंगे जमा करा दी जाएगी और आप उसे बखुशी हासिल कर सकते हैं। वाकई बड़ी बात थी। हम इस बात पर यकीन नहीं कर सके थे, लेकिन जब सारी कार्रवाइयाँ खुल गईं तो ये यकीन करना पड़ा कि बड़े बड़े काम जो बुरे लोगों के दरमियान होते हैं बड़ी नेकी और सच्चाई के साथ होते हैं, और मैक्लारन्स ने यह सब कुछ बड़ी ईमानदारी के साथ किया। जिस शहर में हम क़याम पज़ीर हुए वो बेहद खूबसूरत था और उस वक्त हम हवाओं में ज़िंदगी बसर कर रहे थे। मैं ये महसूस कर रहा था कि रेशम यहाँ आने के बाद और वो रकम हासिल करने के बाद एक हल्की सी तब्दीली का शिकार हो गई है और पहले जो उसके अंदर वालिहानापन था अब ज़रा उसमें कमी आ गई है। इसकी दो वजूहात हो सकती थीं। पहली तो ये कि मैंने बहसियत औरत अभी तक उसकी पजीराई नहीं की थी। दूसरी बात यह भी हो सकती है कि मुमकिन है उसके जहन में कुछ और ख्यालात हों। हमने एक 5 स्टार होटल में क़याम किया और 2 अलग अलग कमरे हासिल किए। अभी तक कोई ऐसी दिक्कत पेश नहीं आई जिसे तरद्दुद का बायस कहा जा सके और वक्त बेहद पुरसुकून गुजर रहा था। लेकिन इस पुरसुकून वक्त में कोई ना कोई तब्दीली तो होनी ही चाहिए, और फिर मेरी ज़िंदगी जो तब्दीलियों के बगैर नामुकम्मल ही रहती थी। अगर उसमें सुकून के लम्हात शामिल हो जाएं तो कम अज़ कम मैं ये यकीन नहीं कर सकता था कि ये मैं ही हूँ। कोई ना कोई तब्दीली होनी ही चाहिए। अब अक्सर ऐसा होता था कि रेशम अपने तौर पर कहीं निकल जाती और मैं अपने तौर पर। बाज़ औक़ात हम दोनों एक दूसरे को इतला भी नहीं देते और अपनी अपनी तफरीक करने के लिए निकल पड़ते। मैं तो था ही ज़रा मुख्तलिफ किस्म का इंसान। बेचारी रेशम को मेरे बारे में बहुत कम मालूम था, लेकिन अब मुझे कोई और दिलचस्पी दरकार थी। वैसे भी एहसास होने के बाद रेशम को मैं अपनी ज़िंदगी में कोई मुकाम नहीं दे सकता। रेशम ने खिंचावट इख्तियार कर ली और मैं उसकी इस बात से खासा मुतमईन था, क्योंकि जाहिर है कि मैं रेशम से कोई ऐसा रिश्ता कायम नहीं रखना चाहता था जो हम दोनों को किसी वक्त मंजर आम पर ले आए। बल्कि रेशम ने भी ये बात महसूस की थी, चूँकि जहनी तौर पर वो मुझसे इतनी मुतासिर नहीं थी, या अगर होगी भी तो मेरे रवैये ने उसे बदल कर दिया और उसे यह अंदाज़ा हो गया कि मुस्तकबिल में मैं उसके लिए बेमकसद और बेकार चीज़ हूँ। हम लोगों के दरमियान एक दिन यह गुफ्तगू हो भी गई। मैंने रेशम से कहा, ऋषि, क्या तुमने अपनी ज़िंदगी को इतना ही महदूद करने का अहद कर लिया है? उसने चौंक कर मुझे देखा और बोली, क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मतलब ये कि अब ज़रूरी तो नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहें। तुम मुझसे अलग होना चाहते हो? हाँ ऋषि, ये ज़रूरी है। तो फिर यकीन करो, मैंने भी तुमसे इश्क करने के बारे में नहीं सोचा। वजह यह नहीं है कि तुम इस काबिल नहीं हो। तुम बहुत अच्छे इंसान हो हर तरह से, जिस्मानी तौर पर, जहनी तौर पर। मैं ये समझती हूँ तुम बेहतरीन साथी साबित हो सकते हो मेरे लिए। लेकिन तुम्हें इस बात का इल्म है कि मैंने एक तवील अरसा मार्कर के साथ गुजारा है। अब अगर मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी ये समझाने की कोशिश करती रहूँगी कि मार्कर और मेरे दरमियान हमेशा बहुत अच्छे दोस्तों के ताल्लुकात रहे हैं, तो शायद तुम्हें इस बात पर कभी यकीन नहीं आएगा। तुम शुबे का शिकार होगे। ऐसी सूरत में तुम खुद मुझे बताओ कि हमारा साथ रहना मुनासिब होगा। मैं हंसने लगा। दिल में सोचा, शायद ये बेवकूफ़ लड़की ये समझती है कि मैं उसकी कुर्बत में ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। हालांकि ये बेवकूफ़ है, कतई बेवकूफ़। मैंने उससे कहा, तुम ठीक कहती हो ऋषि। मेरे ख्याल में जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके हमें अपने रास्ते जुदा कर लेने चाहिए। ऋषि ने कम अज़ कम एक काम ज़रूर किया कि जो कुछ उसने हासिल किया था उसमें बेईमानी से कोई काम नहीं लिया। मैंने खामोशी के साथ तमाम मामलात तय किए और उसके बाद ऋषि को छोड़ दिया।